तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको सीटेट पेपर 1 के ईवीएस की जो है संपूर्ण व्याख्या कराने वाला हूं। ये जो पीवाईक्यू वाली वीडियो हमारी होने वाली है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है टोटल 15 क्वेश्चन किसके कराऊंगा, पेडागोजी के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में जो आपके पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को जो मैं लेने वाला हूं। और ये हमारी पार्ट 12 वीडियो, इससे पहले टोटल मैंने 11 वीडियो बना रखी है। उन सभी की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि जो है हमारी जो है इस वीडियो से ही प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको जो है मैं जो है मतलब हर एक वीडियो में 15 क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ऐसे करके जो है मैं पार्ट वाइज बना। इससे क्या होता है कि जो वीडियो होती है वो मतलब बहुत लंबी नहीं होती है और आपको पढ़ने में भी मजा आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप सभी को मालूम है कि जो ईवीएस सेक्शन में जो है आपके 15 नंबर के पेडागोजी और 15 नंबर के कंटेंट, आप सभी को मालूम है। अगर आप मेरे जो है रेगुलर अगर क्लासेस ले रहे हो तो मैं एक दिन जो है आपको जो है कंटेंट कराता हूँ और एक दिन आपको पेडागोजी कराता हूँ। तो आज की तो ये वीडियो हमारी पेडागोजी वाली वीडियो है। तो चलिए भाई देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। पहले तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का जो है आयोजन किया। यानी कि जो सीमा है वो एक ईवीएस शिक्षिका है और उसने अपने बच्चों के लिए जो है क्या किया, चिड़ियाघर जो है मतलब जू में जो है जाने के लिए जो है क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का जो है आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। मतलब वो जो चिड़ियाघर बच्चों को ले जा रही है तो उसका उपयुक्त उद्देश्य क्या है, तो ये आपको बताना है। हमारा पहला है चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद कराना। अगर हमें जानवरों के नाम ही याद कराने तो उसको हम क्लास में बिठाए बिठाए भी हम याद करा सकते हैं। उसको जो है हम ब्लैक बोर्ड पे लिख के या चित्रों के माध्यम से हम बच्चों को नाम याद करा सकते हैं। तो ये तो उद्देश्य हमारा नहीं होगा। और वैसे भी याद कराना है हमें, बच्चों को रोट मेमोराइजेशन नहीं कराना है, रोट लर्निंग हमें बच्चों को नहीं कराना है। तो फर्स्ट तो वैसे ही गलत हो गया। सेकंड है जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। यानी कि जो जानवरों से संबंधित जो भी कंसेप्ट वगैरह है उन सभी को जो है बच्चों को जोड़ना है। बच्चों के जो है दिमाग में जो भी डाउट है उन सभी को क्लियर करना है। बच्चों को वहां पे ले जाके जानवरों की विशेषताएं बतानी है, उनके बारे में बताना है, संवेदनशील बनाना है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है अभी तक में सही लग रहा है। बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। उसके बाद है, अच्छा इससे एक से ज्यादा आंसर है इसमें, ये ध्यान रखना। तो हमारा बी तो हो जाएगा। उसके बाद है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना है। यानी कि बच्चे को जो हम प्रक्रिया कौशल जो होते हैं, आप सभी को पता है कि कौशल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रक्रिया कौशल और दूसरा कौन सा कौशल होता है बताओ भाई। मैंने आपको सीडीपी में अच्छे से पढ़ा रखा है दो कौशल, तो बताओ आप मुझे। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। एक होता है प्रक्रिया कौशल, एक होता है उत्पाद कौशल। कभी मैं अगर आपको ये जानना है तो आप हमारी जो है सीडीपी की जो पूरी कोर्स मैंने करा रखी है उसमें आप जाके जो है पूरा देख सकते हो। प्रक्रिया कौशल में बेसिकली होता है कि कोई भी चीज जो है ना हम क्रम वाइज चीजों को सिखाते हैं बच्चों को। ऐसे नहीं कि सीधा हम बच्चों को बड़ी चीजें सिखा देते हैं। आप भी जब बच्चे जब पैदा हुए थे तो आप ऐसा तो है ना कि सीधा भागना शुरू हो गए। पहले जो है आपने घिसटना शुरू किया, उसके बाद रेंगना शुरू किया, तभी जाके ना अपने प्रक्रिया कौशल का जो है पूरा फॉलो किया ना आपने। उसी तरीके से जो है ये प्रक्रिया कौशल होता है। तो इसमें बच्चों को हम प्रक्रिया कौशल के माध्यम से हम सिखाएंगे कि बच्चों को जो है धीरे धीरे सारी चीज चिड़ियों के बारे में बताएंगे, जानवरों के बारे में बताएंगे, उनकी थोड़ी बहुत विशेषताएं बताएंगे, उनके प्रति संवेदनशील बच्चों को बनाएंगे। तो इस तरीके से हम प्रक्रिया वाइज हम बच्चों को चीजें सिखाएंगे। उसके बाद है चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का हम आकलन भी करेंगे कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं। इस चीज का हम क्या करेंगे, आकलन भी करेंगे। यानी कि हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें गलत था। ठीक है, समझ गए। और ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भाई इसमें कौन सा है, हमारा फर्स्ट तो गलत है। टू रिलेट कंसेप्ट रिलेटेड टू एनिमल, हमें जो है बच्चों को जो है एनिमल से रिलेटेड कंसेप्ट को रिलेट करना है। थर्ड ऑप्शन अच्छा ऊपर नीचे हो गया। टू प्रमोट प्रोसेस स्किल एंड असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एट द जू, और जो बच्चे वहां पे सीख रहे हैं उनका असेसमेंट भी हमें करना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इस वीडियो का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया। यानी कि जानवर एनिमल्स के बारे में जो है अपने बच्चों को पढ़ाया और उन्हें जो है कार्य करने के लिए कहा, निम्न कार्य करने के लिए कहा। तो कौन से कार्य करने के लिए वो कह सकती है वो आपको बताना है। वो बोलती है कि सबसे पहले आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखो। वो बोलती है कि बच्चों आप जो अपनी कॉपी में जो है जो विभिन्न प्रकार के जो जानवर है उनके नाम लिखो, पहला कार्य। दूसरा कार्य है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का जो है अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन करो कि वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद है अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणी में वर्गीकृत करो। यानी कि जो जानवरों की जो हरकतें हैं वो अगर एक जैसे डॉगी एक साथ है तो डॉगी को एक साथ जो है श्रेणी में रखो। उसके बाद अगर गॉट एक साथ है, बकरी एक साथ है तो बकरी को एक साथ श्रेणी में रखो।
इस तरीके से जो वो काम करने के लिए तीसरा काम देती है। उसके बाद जानवरों को परिभाषित करो, ये जो है चौथा काम देती है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त में से प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी जो पीछे मैंने सारे काम बताए आपको, जो शिक्षिका ने अपने बच्चों को जो है मतलब अपने छात्रों को जो है बोला है करने के लिए, उनमें से क्या चीज सही नहीं है बच्चों के लिए, कि हमें ये नहीं जो है बच्चों को करवाना चाहिए था। तो बताओ भाई, तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि हमें बच्चों को ये नहीं बोलना कि परिभाषित नहीं करो, क्योंकि बच्चों के जो दिमाग में जो परिभाषा वगैरह होती है ना, वो परिभाषा नहीं समझ पाते। और वैसे भी मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हमें रोट मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग नहीं करानी है। तो परिभाषा क्या है, रोट लर्निंग का ही तो है ना, मतलब कि परिभाषा तो आप बिना याद करे तो आप नहीं लिख सकते हो। तो हमें बच्चों को ना परिभाषित नहीं किसी चीज को करानी है, उसको समझने पे ज्यादातर हमें फोकस करना है। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हमारी बोलती है कि हमें बच्चों को जो है ना ज्यादा से ज्यादा जो है किस चीज पे हमें जोर देना है, बच्चों की जो है क्रिएटिविटी पे हमें बहुत ज़्यादा जोर देना है। उसके बाद रचनात्मकता पे जो है बहुत ज़्यादा जोर देना है। बच्चों के हमें स्किल्स को उभारना है, और परिभाषा करके, रोट मेमोराइजेशन करके हम बच्चों के स्किल्स को हम कभी भी उभार नहीं पाएंगे। तो इसका केवल डी ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है ना, उपयुक्त नहीं। तो इसका जो है हम नेम लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी एक्टिविटीज ऑब्जर्व बच्चों से करा सकते हैं, उनको कैटेगरीज करा सकते हैं एनिमल को। ये आप इसको देख के इसको गलत मत समझ लेना, यहाँ पे क्वेश्चन का सेंस समझो। उसके बाद है डिफाइन नहीं कराना भाई हमें एनिमल को, कि भाई डिफाइन करो कि बकरी क्या है, कुत्ता क्या है, ये डिफाइन नहीं कराना। तो इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, देख रहे हो सारे क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग के आ रहे हैं, तो सोच लो कि आपको कितना ज्यादा टाइम जो है जाने वाला है। तो निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ो भाई, और इसका उत्तर देने की कोशिश करो। कथन 1 है और कथन 2 है। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती है। तो यदि आपने 6 जो है आपने अगर पढ़ रखे हैं तो ही आपको जो है पता चलेगा। आप सभी को मालूम है कि 6 जो थीम है उसमें पानी है, रिलेशनशिप है, भोजन है, ट्रेवल है, आवास है, क्या वस्तुएं हैं? आप खुद बताओ, मुझे खुद बताओ, वस्तुएं हैं? नहीं है ना, तो इसलिए जो है ये गलत हो गया। 6 थीमें हमारी कौन कौन सी है, आप मुझे बताओ। 6 थीमें, परिवार व मित्र, उसके बाद भोजन, पानी, आवास, यात्रा, और जो हम कुछ कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारी 6 थीम है। इनमें से जो है वस्तुएं नहीं हमारी थीम, इसलिए जो है पूरा ये गलत हो गया। कथन देखते हैं, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब होते हैं। बिल्कुल, बच्चा अगर कहीं घूमने जा रहा है तो वो यात्रा का अनुभव ले रहा है। बच्चा जो है अपने परिवार में है तो वो एक कम्युनिटी की तरह जो उसको देखता है। उसके बाद बच्चा भोजन करता है तो भोजन के प्रति संवेदनशील होता है कि भाई भोजन किस तरीके से आ रहे हैं। ये सारी चीजें जो है बच्चों के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। नजदीक इन द सेंस कि बच्चे इनसे जो है रोज का जो है बच्चों का जो है इनसे क्या होता है, आपसी इंटरेक्शन होता है। खाना हर रोज बच्चा खाता है, परिवार में मम्मी पापा, दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी से मिलता है। उसके बाद जो है यात्रा भी, अगर वो स्कूल आ रहा है तो यात्रा भी करके आता है। कभी कभी वीकेंड में अपने पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना बच्चे के जीवन से संबंधित होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट गलत है, दूसरा सही है। कथन 1 गलत है तथा कथन 2 सही है। तो इस तरीके से जो आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी पीवाईक्यू मैंने 2018 से अभी तक के कराए हैं, सभी को देख लोगे ना तो इससे बाहर तो पेपर जाता ही नहीं है। और ये फैक्ट है भाई, आप अगर किसी भी लेटेस्ट पेपर को उठा के देख लो और 2018 से अभी तक के पेपर देख लो, क्वेश्चन रिपीटेड है। इस चीज को आप ध्यान में रखो, क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बन सकते हैं। छोटा सा ईवीएस का बुक है, तीसरी चौथी पांचवी का, और उससे कितना ही क्वेश्चन बन जाएगा, आप खुद बताओ। तो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। आपको एक ऐसा ग्रुप, एक पेयर बताना है जो कि ऑप्शन में दे रखे हैं, जो हमारे जो है किसके, ईवीएस के जो है थीम को दर्शाता है। आप सभी को 6 थीम मालूम है, तो देखो भाई, पहला है मौसम, पानी, यात्रा। देखो वाटर और ट्रेवल तो है, लेकिन मौसम ऐसा कुछ हमारा थीम नहीं है। उसके बाद भोजन एक हमारा थीम है, लेकिन पदार्थ नहीं है। आवास है। उसके बाद है परिवार और मित्र है हमारा। यात्रा है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन हमारा कोई भी थीम नहीं है। अगर आपने अच्छे से थीम 6 थीम जो मैंने पढ़ा रखे हैं अगर पढ़ रखे हैं, तभी जो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन है ना, मतलब एज इट इज उठा के इन्होंने दे दिया है। उसके बाद है आवास, बिल्कुल है थीम हमारा। यात्रा भी थीम है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तो ये भी हमारा जो है थीम है। यानी कि हमारा 4th ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसका है शेल्टर, ट्रेवल,
और थिंग्स वी मेक एंड डू, इंग्लिश में जो है ये इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो समझ गए। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, अल बिरूनी से हमारा क्वेश्चन आया। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि हमारा जो है सीटेट में जो है अल बिरूनी से जो है इबन बतूता से जो है काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन का मतलब है रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आप 2023 वाले जो है पेपर उठा के देख लो, 2024 में जो 3 शिफ्ट में पेपर हुए उनमें उठा के देख लो, तो आपको अल बिरूनी के दर्शन हो ही जाएंगे। तो देख लेते हैं अल बिरूनी के बारे में क्या बोला है इन्होंने। इनको ये जो अल बिरूनी थे ना, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक यात्री थे जो कि भारत आए थे। यात्री का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी जो है मतलब कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, जैसे कि आप सभी अपने स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो घूमने, या किन्हीं के पास अगर बहुत ज़्यादा मोटी पूंजी है तो वो इंटरनेशनल ट्रिप भी जो है प्लान कर लेते हैं। तो वो जो आप घूमने जा रहे हो ना, तो उस देश के लिए आप क्या हुए, एक यात्री हुए। वहां पे जाओगे, वहां के कल्चर्स को देखोगे, एक्सप्लोर करोगे, वहां के सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, और फिर जब अपने भारत आओगे तो यहाँ पे जो है वहाँ के कल्चर के बारे में बताओगे कि भाई हम जो है वहाँ गए थे और वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही थी। उसी प्रकार से जो अल बिरूनी था ना, ये उज़्बेकिस्तान से आया हुआ एक यात्री था, और इसने जो है भारत में आके काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, तालाबों के बारे में देखा, और जब ये वापस रिटर्न होके गया था ना, तो इसने जो है फिर भारत के बारे में वहाँ पे अपने जो देश में जो है सारी चीज़ें बताया था। तो इसके जो है आपको जो है एक कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुनने। एक सेकंड, अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है वो बताना है आपको। समझ गए, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब तीन कथन सही होंगे, एक कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वही आपको बताना है। अल बिरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वे भारत आए थे, मतलब ये अभी 1-2 साल या 3 साल की बात नहीं, ये 1000 साल पहले की बात है जब ये जो यात्री थे हमारे भारत आए थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में जो है कुछ भी नहीं लिखा है। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया, जब मैंने अल बिरूनी के बारे में बताया कि जब यात्रा करने भारत आए थे तो उन्होंने तालाबों के बारे में वर्णन किया था अपने जो है, मतलब यूं समझ लो कि अपनी डायरी में, नोट्स में जो है उन्होंने वर्णन किया था कि जो भारत में जो तालाब होते हैं ना, वो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से जो है बना रखे हैं, वहाँ के लोग इतने कुशल है तालाब बनाने में कि तालाब में जाने के लिए अलग रास्ता है, मतलब अलग सीढ़ी दे रखी है, और आने के लिए अलग सीढ़ी। और ऐसा उन्होंने इसके पीछे तर्क क्या दिया था कि भाई ये सीढ़ी का अलग होने का क्या तर्क दिया था, उन्होंने बताया था कि इससे जो है ना भसड़ नहीं होती, भसड़ इन द सेंस की भीड़ नहीं लगती है। तो यही गलत है, उन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया था और यही नहीं लिखा है ना कि उन्होंने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। भाई तालाब के बारे में ही तो काफ़ी कुछ लिखा था इन्होंने। और एक इबन बतूता था, वो पान के बारे में वर्णन करता है, उसे अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की। बिल्कुल ये तो है ही, लेकिन ये वाला नहीं है। तो जो नहीं है वही पूछा है, तो वही करेक्ट आंसर हमारा थर्ड इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है। इसका हमारा ये सही है, ये भी सही है, लेकिन सही तो नहीं बताना ना, मैं गलत बताना है ना। तो ही डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट पॉन्ड्स इन इंडिया, उन्होंने राइट किया था भाई, ही हैज प्रेज्ड द मेकिंग ऑफ पॉन्ड्स इन इंडिया, लोगों की प्रशंसा की थी, जो यहाँ पे हमारे पॉन्ड्स थे, जो तालाब थे, उनकी प्रशंसा की थी उन्होंने। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन ए और बी पे जो है आपको विचार करना है। तो कथन ए है, कथन बी है, तो चलो भाई देख लेते हैं क्या है। बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान की एक प्रकार की जो है क्या है, एक सामान्य प्रकार है, यानी कि बोरा क्या है, एक प्रकार का चावल है। मैंने आपको जो है किसी एक वीडियो में एक्सप्लेन अच्छे से कर रखा है इसके बारे में। तो बोरा एक प्रकार का जो है चावल है, जो कि असम में जो उपयोग की जाने वाली एक सामान्य प्रकार की चावल है। बिल्कुल ये तो सही है हमारा। उसके बाद है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो भाई बिल्कुल आप सभी को मालूम है, मैक्सिमम जो चावल के जो मतलब फसल होते हैं, जो नस्ल होते हैं, उनको जो है पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और अगर असम के बच्चे देख रहे हैं तो असम के बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो बोरा जो चावल है, बोरा एक प्रकार का कट्टे की बात नहीं हो रही है। बोरा मतलब देहात में कट्टे को भी बोलते हैं ना, तो उसकी बात नहीं हो रही जिसमें धान वान चावल रखते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। ये एक प्रकार की मतलब वैरायटी है चावल की, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो ए और बी जो है हमारा दोनों बिल्कुल सही है। इसका जो स्टेटमेंट 1 है, बोरा इज अ कॉमन वैरायटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम, बिल्कुल। पैडी का मतलब होता है धान। ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल, यानी चिकनी मिट्टी। रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ वाटर, धान को जो है मतलब उगाने के लिए चिकनी मिट्टी और बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है।
तो दोनों सही है। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण यानी कि पीयर ट्यूटरिंग रणनीतियों के द्वारा सीखे, आप समूह किस प्रकार से बनाएंगे? यानी कि एक शिक्षक है, आप शिक्षक हो अपनी क्लास में और आप चाहते हो कि जो बच्चे हैं ना वो पीयर ट्यूटरिंग के माध्यम से सीखे, लर्निंग करें, अधिगम करें, यानी कि सहपाठी अधिगम करें, मतलब कि जो है एक दूसरे का सहयोग करके, अपने दोस्तों का सहयोग करके जो है क्या करें, बच्चे सीखे। तो इस तरीके से अगर आप रणनीति चाहते हैं कि इस तरीके से बच्चे सीखे तो आप किस प्रकार से समूह बनाएंगे ये आपको बताना है। 4 से 5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार, क्या आप एक चीज बताओ, जब आप चाहते हो कि बच्चे जो है सहपाठी शिक्षण करें तो आप उनका रोल नंबर के अनुसार समूह क्यों बनाओगे? इसका कुछ लॉजिक सेंस वगैरह है? तो इस तरीके से हमें नहीं करना है कि हमें बच्चों का जो है जो ABCD सीरीज में जिनके नाम है उस हिसाब से हमें उनके समूह बनाने हैं, या फिर रोल नंबर के अकॉर्डिंग है। जो बच्चे पढ़ने में तेज है उनको एक साथ, जो बच्चे थोड़े से मीडियम उनको एक साथ, इस तरीके से आपको कभी भी ग्रुप नहीं बनाना है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब मैंने जो है सीटेट CDP की क्लास ली थी वहाँ पे मैंने आपको बताया कि ग्रुप जो है हमें 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक होमोजीनियस ग्रुप और एक हेट्रोजीनियस ग्रुप। हमें जो है ना हमेशा 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 हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना चाहिए। हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब होता है विषम समता समूह, जिसमें किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रही है, किसी बच्चे को मैथ नहीं आ रही है, किसी को मैथ आती है तो किसी को इंग्लिश नहीं आती है। इस तरीके से आप अगर ग्रुप बनाओगे ना तो बच्चा ना बहुत अच्छे से सीखेगा। और सोचो अगर होमोजीनियस, होमो यानी कि समान समता समूह, यानी कि एक बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रही तो किसी को भी नहीं आ रही है, तो क्या वो एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाएंगे कि जिन बच्चों के अच्छे अंक है उनको अच्छे जो है अच्छे बच्चों का ग्रुप बनाना है। इस तरीके से तो फिर बेकार हो जाएगा। जो अच्छे बच्चों का ग्रुप है उनमें एक ईगो आ जाएगी। आप सभी को मैंने बता ही रखा है कि जो मतलब थोड़े से अच्छे बच्चे हो तो उनमें थोड़ा सा ईगो का जो है प्रॉब्लम होता है, और जो डल बच्चे तो वो तो इधर उधर खेलने में ही निकाल देंगे। उसके बाद है भागीदारी और सहयोग के आधार पे एक विषम समूह बनाएंगे, एक हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाएंगे, ना कि होमोजीनियस, ना कि रोल नंबर वाइज हमें सीरीज में, या कोई अच्छे बच्चों का एक साथ समूह, बेकार बच्चों का एक साथ। अच्छे और बेकार बच्चे, पहली बात तो अच्छे बेकार बच्चे होते नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे अच्छे हैं और जो बच्चे थोड़े से पढ़ने में कमजोर है तो दोनों का विषम समूह बनाना है, दोनों को मिक्स करके समूह बनाना है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों तो गलत हो गए। और मेकिंग अ हेट्रोजीनियस ग्रुप बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका होता है। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस के व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है कि मतलब एक शिक्षक जो है वो अपने ईवीएस के छात्रों के लिए, ऑब्वियस सी बात है ईवीएस के ही छात्र होंगे ना जब वो ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाती है, तो वो किस तरीके से समग्र जो है मूल्यांकन कर सकते हो, कौन सा तरीका है, तो वो आपको तरीका बताना है आकलन का। तो ये आपको 4 तरीके दे रखे, इन्हीं में से कोई जो है आपको बताना है। शिक्षकों का अवलोकन, यानी कि जो शिक्षक है वो बैठे बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये बच्चा ऐसे कर रहा है, शैतानी कर रहा है, अच्छा वो देखो देखो क्या कर रहा है, अच्छा, मतलब वो किसी को बोलती नहीं है, चुपचाप ऑब्जर्व कर रही होती। कभी कभार आपने भी देखा होगा कि क्लास में जो टीचर, जब आप मतलब छोटे छोटे थे, कि मैडम बैठ के एक ही बच्चे को क्यों घूरे जा रही है, या फिर मैडम बैठ के ये क्या मतलब जो है मतलब ऐसे अपने सिर को हिला रही है और देख रही है सभी बच्चों को, तो वो ऑब्जर्व कर रही होती है बच्चों को। तो ये ऑब्जर्व आकलन का जो है एक तरीका है, तो ये तो सही है हमारा। उसके बाद है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, यानी कि जो FA और SA होते हैं इस तरीके से भी आकलन किया जाता है। आप सभी को मालूम है, मैंने आपको योगात्मक और रचनात्मक आकलन बताए हैं ना, तो इस तरीके से भी आकलन है। उसके बाद है गतिविधि के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल। मैंने आकलन के आपको काफ़ी सारे मतलब टूल्स बताए हैं, उनमें से ऑब्जर्वेशन, FA SA, रेटिंग स्केल और पोर्टफोलियो, ये सभी जो है आकलन के तरीके हैं। तो मतलब जब ये सभी आकलन के तरीके हैं तो ये सभी आंसर भी होंगे। अगर आपने जो है पेपर में अगर इनमें से कोई भी लगा दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में जो है जो CBSE ने जो है सभी को जो है आंसर माना है, ठीक है, सभी को इन द सेंस कि फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है और हमारा फोर्थ भी सही, क्योंकि सभी जो है ये आकलन के टूल है हमारे, मैंने आपको पढ़ा रखे अच्छे से। इसका ऑल जो है सही है, सभी इसका जो है करेक्ट आंसर है। 9वां क्वेश्चन है, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, यानी कि रवि ने जल लिया, जल यानी कि पानी लिया और उसमें जो है एक साबुत नींबू डाल दिया। फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में
और कुछ समय पश्चात उसने जो है उसमें पाया, क्या पाया कि जो वो नींबू है पहले तो अंदर डूब गई थी, लेकिन जैसे ही उसने जो है नमक उस पानी में डाला, उसके बाद जो नींबू है वो ऊपर सतह पे आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये आपको बताना है। नींबू जल में डूब गया। नींबू तो जल में पहले ही डूबा था कि जब जो पानी की जो डेंसिटी थी वो कम थी और नींबू की जो डेंसिटी थी वो ज़्यादा थी, तो वो पानी में डूब गया। उसके बाद नींबू जल में तैरने लगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है भाई। अब जो है पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, नींबू की डेंसिटी कम है, क्योंकि नमक से हमने उसकी डेंसिटी को बढ़ा दिया है। तो जो है नींबू जो है पानी में तैरने लगा। नींबू जल में दो भागों में कोई उसमें टोटका हमने थोड़ी किया था जो दो भागों में टूट जाएगा, और बीचों बीच भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेमन स्प्लिट, अरे ये ऊपर नीचे कैसे हो जाते हैं पता नहीं, आई थिंक ये लिखने टाइम में ना ऊपर नीचे। सेकंड ऑप्शन है लेमन फ्लोट इन वाटर, लेमन स्प्लिट नहीं है, लेमन फ्लोट। सेकंड वाला ऑप्शन थर्ड पे आ गया, थर्ड वाला ऑप्शन सेकंड पे आ गया। तो इसका ये जो है लेमन फ्लोट इन वाटर करेक्ट आंसर है। 10वां क्वेश्चन क्या है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने को एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है कि, इसका क्या अर्थ है कि जो हमें बच्चों को जो है ना, मतलब कि जो ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है, यानी कि जो ईवीएस कि जो हम बच्चों को जो अधिगम करा रहे हैं उसको हमें बच्चों के बाहर के जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। आप सभी को मालूम है कि एनसीएफ ने अपने गाइडिंग प्रिंसिपल में इस चीज का जो है वर्णन किया है। तो इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ आपको जो है बताना है। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी ईवीएस की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य हैं, इसलिए तो याद तो कराना ही नहीं हमें। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही नहीं, और भी काफ़ी सारी न्यूज़ मैगजीन्स वगैरह है। उसके बाद काफ़ी ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं जिनसे हम बच्चों को बिना किताब के माध्यम से भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो पढ़ाता है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद थर्ड है पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का जो है निर्माण करने में जो है सहायता प्रदान करती है। तो हाँ, ये बोल सकते हैं कि भाई आप जो है ना, मतलब घर बैठे जो है दुनिया भर की नॉलेज जो है किताबों के माध्यम से ले सकते हो। इसके लिए ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका तो करेक्ट आंसर है। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संस्थान में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन ये बेहतर है कि हम जो है ना, मतलब ये एक स्रोत है, स्रोत का मतलब ज्ञान का जो एक माध्यम है जो हमें सहायता करता है। मतलब एक ही किताब में जो काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाती है, दुनिया भर की चीज़ें जो है मिल जाती है। लिखा नहीं यहाँ पे, पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में जो है सहायता प्रदान करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये भी थोड़ा ठीक है, लेकिन बेहतर ऑप्शन हमें लगाना है, दोनों गलत। उसके बाद थर्ड है टेक्स्ट बुक सपोर्ट स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटीज। उसमें जो गिवन एक्टिविटीज उससे जो है बच्चों के ज्ञान निर्माण में जो है क्या करता है, टेक्स्ट बुक सपोर्ट करता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 11वां क्वेश्चन देख रहे हो कितने लंबे लंबे क्वेश्चन है, पूरी स्लाइड भर जाती है। तो सोचो, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आप आराम से पढ़ाई करोगे ना, आराम से सारे कंसेप्ट समझोगे, तो ही जो है ना पेपर में जो है ना मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि अभी बेशक कछुए की स्पीड चल लो, लेकिन पेपर में जो है ना आपको कछुए की स्पीड नहीं चलनी है, वहाँ पे खरगोश की स्पीड चलनी है। और खरगोश वाली बेवकूफ़ी भी नहीं करनी कि बार बार हार जाना है कछुए से, ऐसा नहीं, क्योंकि आप तो एक बुद्धिजीवी प्राणी हो, आप में बुद्धि है, तो आप अपने बुद्धि का जो है सहज रूप से प्रयोग, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर 6 महीने से पढ़ाई कर रहा है तो वो वहाँ पे जाके सो नहीं जाएगा या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं करेगा या बार बार वॉशरूम वगैरह नहीं जाएगा। सबको मालूम है कि ये सारी चीज़ें कॉमन पॉइंट्स है टाइम वेस्ट करने का, इससे बहुत ज़्यादा समय भी हमारा व्यर्थ होता है। तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा किस चीज़ को आपको अवॉइड करना है पेपर ड्यूरिंग एग्जाम में, जो है आपको जैसे आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हो क्या चीज़ें, सारी चीज़ें आपको जो है प्रॉपर एक गाइडेंस दूंगा एग्जाम आने दो उससे पहले, लेकिन अभी आप पढ़ाई करो। कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक एलेक्स यहाँ पे कोई भारतीय नाम दे देते, मतलब बिल्कुल ही अंग्रेजी बनना है सबको। एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। यानी कि हम कोई भी चीज़ की शुरुआत कैसे करते हैं, इस टॉपिक पे जो है कागज की एक रंगीन पट्टी जो है बच्चों को बोला काटने के लिए, और फिर उससे जो है चटाई बनाने में बच्चों की मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है, यानी कि फिर टीचर जो है मतलब इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से जो हमने जो है बनाया है। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए हम क्या करते हैं टीचर कि किनारों को जो है अच्छे से चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? तो बताओ भाई, ध्यान केंद्रित करने में किस
उद्देश्य को जो है उससे मदद करनी चाहिए। तो ये आपको बताना है। देख लो भाई, ये आपके सामने 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट में से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है। पहला है हमारा रंग पैटर्न के बारे में सिखाना बच्चों को और सौंदर्य बोध यानी कि एस्थेटिक्स विकसित करना बच्चों में। तो यानी कि जो बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमें चटाई बनानी है, तो इससे यही सिर्फ नहीं समझाना है कि बच्चों को चटाई कैसे बनेगी, उसके बारे में, उसके रंग के बारे में, पैटर्न्स के बारे में हमें बच्चों को जो है बेसिक जो है हमें, क्योंकि हम बच्चों को जब तक इंटरलिंक करके कोई चीज़ नहीं पढ़ाएंगे ना, तो बच्चों को ध्यान नहीं रहेगी। और उसके एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य बोध के बारे में भी हमें विकसित, यानी कि वो चीज़ें कितनी सुंदर है, उसकी सुंदरता का जो है बच्चों को आभास कराना है। तो ये तो मुझे अभी तक में सही लग रहा है, लेकिन बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना है, यानी कि जो बुनकर जो बुनाई वगैरह करते हैं उससे जो है क्या करना है, इंटर रिलेट करना, उससे संबंधित करना। तो बिल्कुल भाई ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, मतलब एक से ज़्यादा इसके जो है आंसर हो सकते हैं। चटाई को बनाने की विधि, जो भी हम बच्चों को चटाई बनाने की विधि सिखाने की, पहले जो है इसको इस तरीके से स्ट्रिप लगाओ, इसको किनारों को जोड़ो, इन चरणों को बच्चों को याद कराना है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जहाँ भी याद करने वाली चीज़ें आ जाए ना, रोट मेमोराइजेशन की तरफ हमें जो है नहीं जाना है, क्योंकि अब जो हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ 2005 है, ये जो है बहुत ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्टिविज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, बच्चों की रचनात्मकता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। और ये साफ तौर पर जो है निर्देश दिए गए हैं कि हमें बच्चों को रोट मेमोराइजेशन नहीं करानी है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद है आकर्षक रंगों के पेपर को चुनना है, ताकि, क्योंकि आप सभी को मालूम है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो पेपर्स होते हैं वो कितने सुंदर सुंदर होते हैं, और स्ट्रिप को पूरी तरह से जो है काटना हमें बच्चों को सिखाना। इससे जो बच्चों की फाइन मोटर स्किल भी, जब बच्चे स्ट्रिप को काटेंगे तो बच्चों के फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होंगे। तो इसका ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है हमारा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ हमारा बिल्कुल सही है। समझ गए किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है, इसके पॉइंट्स भी देख लो। इसमें फर्स्ट, सेकंड और चूजिंग पेपर ऑफ एट्रैक्टिव कलर्स एंड लर्निंग कटिंग्स ऑफ स्ट्रिप परफेक्टली। ठीक है, परफेक्टली देख के आप इसको काट मत देना, बाकी इसके सेंस को समझने की कोशिश करना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा ए, बी और सी हमारा जो है बिल्कुल, ए बी सी नहीं, ए बी डी हमारा सही है, सी तो गलत है इसमें। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है, यानी कि जो हम फूड खाना खाते हैं तो एक थीम है फूड, तो ये किस चीज के पूछताछ को हमें बढ़ावा देती है, तो इसका आपको उत्तर बताना है 12वें का। छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना। कोई भी खाना पीना है, कोई भी उसके चित्र हम बोलेंगे कि बच्चों आप जो है एक काम करो, आज दाल के चित्र एकत्रित करो, चावल के चित्र एकत्रित करो, पुलाव के जो है चित्र एकत्रित करो। तो चित्र हमें बच्चों से ये सारी चित्र, मतलब देखो चित्र हो गया, फिल्म दिखाना हो गया, ये सारी चीजें ना मतलब उतनी सही नहीं है, लेकिन सही है, लेकिन उतनी सही नहीं है। तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद सैंडविच, शिकंजी वगैरह को बिना आग के बनाने का जो है, पकाने का जो है हमें बच्चों को प्रदर्शन करवाना है। तो ये भी उतना मतलब ठीक पॉइंट नहीं है। देख लेते हैं, वरना इसी को हम टिक कर देंगे, बाकी इससे बेहतर ऑप्शन होगा। तो छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, यानी कि हम छात्रों को एक एक्टिविटी देंगे और उसमें हम बोलेंगे कि एक बच्चों आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में जाना है और सभी से जो है ना, मम्मी से, पापा से, दीदी से, भैया से जो है उनके पसंद की खाने की चीज़ों का जो है आपको पता लगाना। इससे बच्चों को क्या होगा कि इससे जो बच्चे जो है परिवार में जाएंगे, घुलेंगे, मिलेंगे। और आप सभी को मालूम है कि जैसे कि जो बच्चे जो है ना खाना पीना जो आजकल जो मतलब बिल्कुल ही परिवार के साथ नहीं खा पाते हैं, तो वहाँ पे ये इनको जो है एक मौका मिल जाएगा परिवार के साथ खाना खाने का। और उसके बाद जो है बच्चों को जो है खाना के नाम भी पता चल जाएंगे कि मेरी दीदी को उनके पसंद के बारे में पता चल जाएगा। तो देखो कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं एक एक्टिविटी के माध्यम से। बच्चों को हम कितना परिवार के प्रति संवेदनशील बना रहे हैं, सभी के पसंद की चीज़ें बच्चों को पता चल जाती है। तो कितना मतलब ये अच्छा पॉइंट है। तो ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थ के चित्र दिखाने से थोड़ी, ये देखो ना, इससे अच्छा पॉइंट हो सकता है क्या कोई? आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ फूड आइटम, डेमोन्स्ट्रेटिंग फायरलेस कुकिंग, कोई फायदा नहीं। आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड आउट फूड प्रेफरेंसेस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, शुरू से अभी 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक जितने कराए हो सब के सब असर्शन एंड रीजनिंग है। मतलब सीबीएसई वालों को अच्छी खासी दुश्मनी बच्चों से हो रखी है। जब भी मतलब 14-14 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं
और बेचारे पास कितने होते हैं, वही 1-1.5 लाख बच्चे पास होते हैं। तो इस चीज़ पे भी हम चर्चा करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा जो है, देखो सिलेबस को कंप्लीट करना एक अलग चीज़ है, तैयारी करना एक अलग चीज़ है। मैं सीटेट की बता रहा हूँ आपको, लेकिन सीटेट के परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट करना और ये लंबे लंबे क्वेश्चन को पढ़ने में ही जो है आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। उसमें भी अगर आपको ढंग का कॉलेज या ढंग का स्कूल मिल गया तो आपको समय पूरा मिलेगा, अदरवाइज वो आपको बीच में इतने बार साइन कराएंगे ना, उसी से बुद्धि खराब हो जाती है। तो देख लेते हैं भाई अभी कथन क्या है। थीम परिवार और मित्र, ईवीएस के प्रमुख थीम है थीम परिवार और मित्र। ईवीएस के प्रमुख थीम है, क्या है, प्रमुख थीम है कि नहीं है, बिल्कुल प्रमुख थीम है। और पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल जो है हमारे किसके अंदर आते हैं, परिवार और मित्र के अंदर भी 4 आते हैं, प्लांट्स, एनिमल, इस तरीके से हमारे रिलेशनशिप 4 जो है पूरे टोटल थीम आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, अभी कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका कारण क्या दे रखा है, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अनौश्यता पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि ये भी जो है हम जो है इन थीमों के माध्यम से जो है मनुष्य के जीवन के बारे में जो हम सारी चीज़ें हम पता करते हैं, बच्चों को बताते हैं, उनके जीवन के बारे में बताते हैं। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोनों तो करेक्ट आंसर है। क्या दोनों में रिलेशन भी बन रहा था, अभिकथन कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। इंग्लिश में देख लेते हैं। द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स इज अ मेजर थीम इन ईवीएस एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द प्रेजेंटेड एज अ सब थीम ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। यानी कि प्लांट्स और एनिमल जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स के जो है सब थीम के अंदर आते हैं, बिल्कुल सही है। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ इज हाईलाइटेड थ्रू दीज थीम्स। यानी कि जो ह्यूमन है वो कितना इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। आप खुद बताओ कि आपको हवा चाहिए, मतलब जो आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन आप खुद से बना लोगे? नहीं ना, प्लांट्स पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये भी इसका सही है और दोनों में रिलेशन भी बिल्कुल सही बन रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, फिर से अभी कथन वाला है। आगे, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पे जो है आसानी से खाना पका सकते हैं। क्या ये सही है कि नहीं? अभी कथन क्या दे रखा है कि हम अधिक ऊंचाई पे जो है समुद्र की तुलना में आसानी से खाना पका सकते हैं। तो बिल्कुल भाई, हम जो है क्या कर सकते हैं, ऊंचाई की तुलना में जो समुद्र के तल पे जो जितना हम समुद्र के तल पे रहेंगे ना, आप खुद सोचो कि पहाड़ों पे या माउंट एवरेस्ट पे खाना बनाना क्या ईजी है? नहीं है ना। आप जो है स्थल पे जो है बहुत अच्छे से जो खाना बना सकते हो। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। कारण क्या दे रखा है कि अधिक ऊंचाई पर जो है पानी का जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या लिखा है ये क्वथनांक? एक सेकंड, इंग्लिश में देखते हैं हम क्या लिखा है ये। तो एक सेकेंड। एट हाई ऑल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, यानी कि जो हाई जो ऑल्टीट्यूड पे जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या ये सही पॉइंट है? बताओ। वी कैन कुक फूड इजली, ये तो बिल्कुल सही है कि हम जो है, ये तो बिल्कुल सही है कि हम जो है फूड को जो इजली कुक कर पाते हैं हाइयर लेवल ऑल्टीट्यूड के मुकाबले सी लेवल पे। ये तो बिल्कुल सही है। और इसका क्या तर्क दे रखा है? एट हाई ऑल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है। जब आप हाइयर ऑल्टीट्यूड पे जाओगे ना, तो वहां पे आपका पानी बहुत देरी से उबलेगा, ना कि इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है। इसलिए ये तो गलत हो गया, फर्स्ट सही है। तो क्या है, कहाँ गया, फर्स्ट सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये भी आपको पूरा पहाड़ जैसा दे रखा है। डरना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। इन क्वेश्चंस में होते कुछ नहीं है। आप जब तक इस क्वेश्चन को पढ़ नहीं लोगे तब तक आप जो है आधी जंग नहीं जीत पाओगे। जिस टाइम आपने एक बार, और ध्यान रखने की ये जो क्वेश्चन पढ़ोगे ना आप, इसको 2 से 3 बार नहीं पढ़ना है, इसको एक बार में अच्छे से पढ़ना है और आपके कॉग्निशन में अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपको दोबारा टाइम नहीं है कि उसको दोबारा से रिपीट करके पढ़ो। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट, एक ग्रुप असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है। यानी जो पास में जो कृषि फार्म है वहाँ पे जाना है, दौरा करना है, और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि जो किसान होते हैं वो किस तरीके से जो है कौन कौन से जो है फसल उगा रहे हैं और उन फसलों को उगाने में कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। इस चीज का जो है बच्चों को जो है क्या करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट करके जो है एक रिपोर्ट तैयार करनी है और वहाँ पे फोटोज वगैरह भी, उस टूल्स के फोटो, उसके बाद जो धान वगैरह कुछ भी अगर लगे हैं उस खेत में तो उनकी फोटोज भी कलेक्ट करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल है, तो ये आपको बताना है। बताओ ये क्वेश्चन में क्या था? खाली लंबा था,
लेकिन इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता है। चलो भाई उत्तर की ओर देख लेते हैं। बताओ भाई क्या आंसर होगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले आप ऐसे तरीके से समझ लो कि आप एक छात्र हो और आप जो है क्या करें, आप सबसे पहले जो है जो एग्रीकल्चर फार्म है, जो कृषि फार्म है, वहाँ पे गए, वहाँ पे आपने प्रश्न किया, अपने आप को अभिव्यक्त किया कि आप कौन हो, और उसके बाद परिणाम निकाला। तो इस तरीके से आप अगर करोगे तो आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। पहले आपने प्रश्न किया, बच्चे जाएंगे तो प्रश्न करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे और परिणाम दिखाएंगे, परिणाम निकालेंगे कि जो भी उन्होंने वहाँ पे सारी चीज़ें की उसका एक कंक्लूजन निकाल के टीचर्स के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। अब अदर ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट है वो भी बता देता हूँ मैं। प्रश्न पूछेंगे बिल्कुल, प्रयोग क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे तो क्या प्रयोग करेंगे आप खुद बताओ। कोई साइंस लैब में थोड़ी गए जो वहाँ पे जो है इस केमिकल को उसके साथ, उस केमिकल को उसके साथ में डाल के प्रयोग करेंगे, इसलिए गलत है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन ये भी तो गलत है ना, तो इसलिए हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक गलत चीज जो है ना आपकी पूरी लाइन और आपका एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकती है। तो देख रहे हो यहाँ पे दो चीजें सही है। आपने बोलते हैं ना कि आपकी 1000 अच्छाई आपकी एक गलती खत्म कर देती है, तो उसी तरीके से दो अच्छी चीजें जो है ना आपकी एक गलती खत्म कर देती है, एक गलत जो है ऑप्शन जो है खत्म कर देता है, उसी तरीके से ये गलत ऑप्शन है। परिकल्पना हाइपोथेसिस करने की बात ही नहीं हो रही है। अभिव्यक्त परिणाम तो है भी, ये भी गलत हो गया। अनुमान, प्रयोग, अवलोकन, प्रयोग क्या करेंगे बताओ, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका ये हमारा इंग्लिश में है और इसका है क्वेश्चनिंग करना, खुद को एक्सप्रेस करना, और इन्फेयरिंग, उसका एक कंक्लूजन निकालना, परिणाम निकालना। तो ठीक है, समझ गए। जो भी नोट्स हमारे टेलीग्राम पे हैं, टेलीग्राम पे हमने जो है CDP की ई बुक जो है पूरी पब्लिक कर रखी है। उसमें जो आपको क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, हर चीज मिलेंगे, टॉपिक वाइज सारे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टडी एयर क्लास टेलीग्राम पे जो है हमारा पूरा मैंने पिन कर रखे हैं सारे नोट्स वगैरह, जो भी नोट्स है वहां से कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।